हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले और अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक MS चौहान सर। हाँ जी, MS चौहान सर ने मुझे एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपकी एजुकेटर, केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आई हैव डन माई PhD in organic chemistry and as well as I have cleared NET examination with all India rank 44. मैंने अब तक क्लास 11, 12 नीट और JEE मेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और लगभग मुझे 12 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में टीचिंग करते हुए, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो होने वाली है क्लास 12 के सबसे पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से। तो चलिए, CnH2n+2 आप जानते हैं क्योंकि आप क्लास 11th में GOC पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं। CnH2n+2 इज अ फॉर्मूला, इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को कम कर दो या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम, तो बन जाएगा एक जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, हेलोजन कंपाउंड्स या एराइल हैलाइड्स, राइट। हेलोजन कंपाउंड का एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो ये एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और उन सब का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 X होता है। X यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। देखिए जनरली हम कैसे लिखते हैं? हेलो, अगर आपको एल्केन को लिखना है तो आप RH लिखते हो, वेयर R इज अ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दी तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। अब इसी हाइड्रोजन को मैं हटा रही हूँ तो फिर से मुझे एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा और उसके साथ मैं लगा रही हूँ एक हेलोजन एटम, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम है। हेलो एल्केन एक IUPAC नेम है, राइट। इसी तरह जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं उसकी जगह हेलोजन एटम लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? एरोमेटिक वाले हेलोजन कंपाउंड मिल जाएंगे, यानी कि मुझे एराइल हैलाइड्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, तो हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। एक तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे कि अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड के अंदर तो उसको हम कहेंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड, राइट, लाइक दिस मोनो हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हुआ है कि इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, इसके साथ एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इथाइल हैलाइड है, राइट। इसी तरह अगर रिंग है, रिंग में एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा बेटा? मोनो हेलोजन कंपाउंड होगा या मोनो हेलो एरीन्स कहेंगे आप इसको, राइट। 2 हेलोजन कंपाउंड अगर जुड़े होंगे तो हम इसको डाई हेलोजन कंपाउंड कहेंगे और अगर एरोमेटिक के अंदर होगा तो ये क्या कहलाएगा? डाई हेलो एरीन कहलाएगा। 3 हेलोजन एटम अगर प्रेजेंट हैं हमारे गिवन कंपाउंड के अंदर तो वो ट्राई हेलोजन कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एरीन कहेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का एक और मेथड होता है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सब बच्चे जानते हैं, सबने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हाइब्रिडाइजेशन वाली। आप मेरे चैनल पर जाकर डिटेल में सबको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कुछ ज़्यादा खास आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है यहाँ पे तो किन बातों का ध्यान रखना है भाई? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, 2 सिग्मा और 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। आपने ये याद रखना है और आप क्लासिफिकेशन सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कि अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन देखना किसका है? हाइब्रिडाइजेशन देखना है हमें उस कार्बन का जिससे हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, जिससे हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है। ये जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकता है या इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 हो सकता है।
या तो sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है। sp3 किस किस केस में होता है? एल्काइल हैलाइड, सिंपल जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा C2H, चलिए मैं आप पूरी ओपन चेन करके लिखती हूँ, CH3CH2X, यहाँ पर कोई हेलोजन है, चलिए मैं यहाँ पे Cl लगा देते हैं आपके लिए। क्या है ये? इथाइल क्लोराइड है। ये जो Cl एटम है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो मुझे इस कार्बन के हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है। मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही इसको क्या कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। ये है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखो बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़े हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप थंब का इंप्रेशन बनाएं, आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा, ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकते हैं। ये क्या होता है मैम? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखें, अगर ये एल्काइल हैलाइड मैं लिखूं, यहाँ पर बॉन्ड के साथ मैं लिख रही हूँ, देखिए ये CH3 में अल्फा कार्बन की बात कर रही हूँ, ये जो अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच टू Cl है, राइट, ये मैंने बनाया आपके लिए। अब देखिए इस कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अब अगर मैं इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, 2 कार्बन वाले ग्रुप जोड़ दूं, देखो एक ये और एक ये है ना, अब ये कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री। और अगर यहाँ पर हमने 3 लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा? ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, राइट। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। किस बेस पे? कि जो अल्फा कार्बन है उससे कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली अटैच है, राइट। ये एल्काइल हैलाइड हो गए। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है? sp3 के अंदर ही एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक ग्रुप क्या होते हैं? पहले एलाइलिक हैलाइड से पहले एलाइलिक ग्रुप हमें जानना है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को ना एलाइल कहते हैं, इस ग्रुप को एलाइल कहते हैं। इसकी ये वैलेंसी खाली है, इससे कोई हेलोजन जुड़ जाए तो ये एलाइल हैलाइड कहलाएगा, कोई अल्कोहल यानी कि OH जुड़ जाए तो ये एलाइल अल्कोहल बन जाएगा। याद कैसे रखेंगे? याद आप ऐसे रखेंगे बेटा, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन से डबल, मैंने 1 2 3, मैम इधर से भी तो 1 2 3 हो सकता था। IUPAC का रूल है, जो डबल बॉन्ड है इसको हम Cl से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो इसको हम 1 नंबर देंगे, 1 2 3, ओके। तो 1 2 3 में 1 कार्बन से डबल बॉन्ड और 3rd कार्बन से, अभी यहाँ पर हैलाइड पड़ रहे हैं तो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से डबल बॉन्ड और 3rd कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा आपको अरेंजमेंट कहीं दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए मैं आपके लिए यहाँ एक और बनाती हूँ। अगर इस तरह से एक रिंग दे रखी है, रिंग के अंदर ऐसे प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड और यहाँ जुड़ा हुआ है बेटा X। अब इसमें देखो 1 2 3, 1 से डबल बॉन्ड, 3 पे हेलोजन एटम, तो ये भी एक एलाइलिक हैलाइड हुआ, ये भी एक एलाइलिक हैलाइड हुआ। लेकिन अगर ये हेलोजन एटम यहाँ जुड़ा हो 1 2 3 4, तो ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। 1 से डबल बॉन्ड और 3rd कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, ऐसे ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप कहेंगे और ये हमारा एलाइलिक हैलाइड होगा। अब बात तो हाइब्रिडाइजेशन की कर रहे थे, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इसको मैं एलाइलिक हैलाइड बना देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। किसकी चेक करनी है? उस कार्बन की, यानी कि अल्फा कार्बन की जो डायरेक्टली अटैच किससे है बेटा? हेलोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है। हमें इसकी थोड़ी देखनी है, इसकी थोड़ी देखनी है, हमें 3rd कार्बन की देखनी है, ओके। क्योंकि ये तो 3rd कार्बन है, यही तो हेलोजन से डायरेक्टली अटैच है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और चौथा ना हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाँ जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैटेगरी में आता है। कौन? एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो एल्काइल है, जो हैलाइड्स होते हैं वो कौन सा होता है? बेंजाइलिक हैलाइड होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड को पढ़ने से पहले बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? देखिए ये बेंजीन है,
वैसे मैंने यहाँ बनाया भी हो, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो CH2 ग्रुप जुड़ जाता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। इस बेंजाइल ग्रुप के साथ आपने हेलोजन लगा दिया, बेंजाइलिक हैलाइड, इस ग्रुप के साथ आपने OH लगा दिया, बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं। तो ये हमारा बेंजाइल और ये एक्स लग गया तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, किस कार्बन की चेक करेंगे, दिस कार्बन की। इस कार्बन पर अगर आप देखो, एक हेलोजन एटम, एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा है। देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड, इट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड आप जानते हैं कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम सुना था जब हमने स्टार्टिंग की थी, जब हमने GOC पढ़ा था स्टार्टिंग में, पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एलिफेटिक कंपाउंड पढ़े थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे। एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, चेन की फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम एलिफेटिक कहते हैं, और जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये जो साइकिल, यहाँ पे मैंने 6 कार्बन का आपको साइकिल बना के दिखाया, 3 कार्बन का भी हो सकता है, एटलीस्ट 3 कार्बन आपको चाहिए, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये सब जो हैलाइड्स होते हैं इनको हम एलिसाइक्लिक हैलाइड कहते हैं। और इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे तो जो ये कार्बन है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और इससे 2 हाइड्रोजन और जुड़ी हुई हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी 1 हाइड्रोजन जुड़ी है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप होता है, देखो मैं फिर से यहाँ नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2, इसको 3 नंबर थोड़ा ही दूंगी, ये कार्बन थोड़ा ही है, नंबरिंग तो आपने कार्बन की करनी होती है ना। 1 2, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहा जाता है। एलाइल और विनाइल में क्या डिफरेंस बताया आपको, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, राइट। जहां पर डबल बॉन्ड एंड हुआ है, जहां पर डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, उसी से ही फंक्शनल ग्रुप लग गया है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर मैं इसे रिंग में बनाऊं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, हो सकता है कि ना आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रहा हो बोर्ड, यहाँ से ये बनाया मैंने, देखिए अब यहाँ पे 1 2, राइट, फर्स्ट से डबल बॉन्ड और सेकंड पर ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा। अगर बेटा ये 2 पे प्रेजेंट ना होकर 3 पे प्रेजेंट होता तो ये क्या हो जाता, एलाइलिक हो जाता, और 3 पे ना प्रेजेंट होकर 4th पे प्रेजेंट होता तो ना विनाइलिक है ना एलाइलिक है, ठीक है। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की देखनी है जो डायरेक्टली अटैच है हेलोजन से, तो डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसको बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। इस हाइड्रोजन को भी मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। यहाँ देखते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये तो पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करते हैं, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कौन से हैलाइड होते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन किसका चेक करना है, अल्फा कार्बन का। अगला है हमारा इस कैटेगरी में एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स, एराइल क्या होते हैं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दी तो एराइल बन गया, और इसके ऊपर आपने हेलोजन लगा दिया तो एराइल हैलाइड बन गया। एराइल हैलाइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन को चेक किया जाए तो जो ये रिंग है, इस रिंग के कार्बन के साथ ही हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन में एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये पाई है। तो क्या देखा आपने, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, क्या बना यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, जो कार्बन है पर्टिकुलर अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम इसके 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बेटा।
चलिए क्विकली हम ये 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर प्राइमरी हेलो एल्केन्स? कौन से जो ये कंपाउंड यहाँ लिखे हुए इनमें से कौन सा प्राइमरी हेलो एल्केन है? देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी को देखने के लिए आपको उस कार्बन को देखना है जो कि अल्फा कार्बन है, जिससे डायरेक्टली आपका हेलोजन एटम अटैच है। तो यहाँ पर अल्फा ये वाला कार्बन है ना, इस वाले कार्बन को देखना है। यहाँ पे इस कार्बन को चेक करना है, यहाँ पे इस कार्बन को चेक करना है, और यहाँ पे हमें इस कार्बन को चेक करना है ना। इसी कार्बन पर से देखो ये फ्लोरीन अटैच है ना, राइट। तो चलिए, आपने आई होप आंसर निकाल लिया होगा। चेक करते हैं आपने क्या आंसर निकाला है। इस वाले कार्बन के साथ जो हमारा अल्फा कार्बन है, इसके साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट। तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये 2 डिग्री है। क्या है बेटा? ये 2 डिग्री है। इसमें देखते हैं, इस कार्बन के साथ 1 2 3 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। तो ये कैसा हुआ? 3 डिग्री हुआ, है ना। और हमको निकालना था प्राइमरी, हमें तो 1 डिग्री निकालना था, तो अभी तो हमें आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं, इस कार्बन के साथ केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। भाई ये Br3 है ना, यानी कि 3 Br जुड़े हुए हैं ना। तो हमें Br थोड़ा ही देखना है, हमें देखना है कि कार्बन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप, कितने कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हुए हैं। कार्बन वाला कंपाउंड एक ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे F को मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये CH2 है, और इस CH2 के साथ इधर ये एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री थर्ड भी है और फोर्थ भी 1 डिग्री है। ऑप्शंस में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, थर्ड एंड फोर्थ, यस, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हैलाइड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड? कौन से हैलाइड के अंदर, ये जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस हैलाइड के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है? और कौन से कार्बन की बात कर रहा है ये बेटा? कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये एलाइलिक हैलाइड है। एलिसाइक्लिक हैलाइड, कोई भी साइक्लिक चेन ले लो, कोई भी साइक्लिक चेन ले लो और उसके साथ एक हैलाइड लगा दो। एराइल हैलाइड यानी कि एरीन बेंजीन के साथ X, ये तो नन है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा कार्बन? दिस कार्बन। कौन सा कार्बन? दिस कार्बन। कौन सा कार्बन? दिस कार्बन। इस कार्बन के साथ आपको 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, sp3 है। इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है। लेकिन इस कार्बन के साथ बेटा 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई है, दिस इज sp2। तो ये हमारा आंसर होगा एराइल हैलाइड, राइट। अब हम जल्दी से IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे हेलो एल्केन्स के अंदर। IUPAC नेमिंग करते हुए अभी हम उन कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें हेलोजन ही क्या, हेलोजन एटम ही एज अ फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जो ये X है इसको हम हेलो कहेंगे IUPAC नेमिंग में। हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, तो हम इसको क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। और ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है चेन में। अगर कोई कार्बन की चेन यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर Cl लगा दिया गया है, तो इसका पहले कॉमन नेम बताएंगे आप लोग। कॉमन नेम जल्दी से लिखे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका कॉमन नेम? 4 कार्बन है तो क्या हुआ? ये ब्यूटाइल है, ठीक है, N ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम हो गया, N ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल है ना, ये एल्काइल हो गया, और क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड है ना ये, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। अब अगर IUPAC नेमिंग करनी है तो क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नाम क्या होगा इसका? क्लोरोब्यूटेन या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन? नहीं, यहाँ पे नंबरिंग आपको नंबर देनी होगी। 1 क्लोरोब्यूटेन कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे? 1 क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। तो हमेशा जो आपका फंक्शनल ग्रुप जो हेलोजन अगर है तो वो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, कभी भी सफिक्स में नहीं आता, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पे मैंने कंपाउंड आपके लिए लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फटाफट इनकी नेमिंग देख लेते हैं, आप मेरे साथ साथ कीजिए। पहला कंपाउंड क्या लिखा है? CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है ना। 2 डिग्री कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। कॉमन नेम भी बताना है आपको और IUPAC नेम भी बताना है। कॉमन नेम लिखे फटाफट, इसका क्या होगा कॉमन नेम? अगर Cl मैंने यहाँ लगाया हुआ था
तो हम इसको क्या कह रहे थे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या कह रहे थे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन Cl अब कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉर्मल चेन तो नहीं कहलाएगी, है ना, एन नहीं कहेंगे इसको, यहाँ पर हम इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आया है, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका फटाफट IUPAC नेम बताएं क्या होगा। IUPAC नेम में वही आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अभी मैंने आपके सामने जितने भी एग्जांपल लिखे, आप IUPAC नेमिंग बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि आपको आती है, आपने बहुत अच्छे से सीखी है ना, GOC में बहुत अच्छे से पढ़ ली है। लेकिन आपको क्या करना है, क्या याद रखना है, कॉमन नेम पर भी फोकस करना है बेटा, कॉमन नेम हम भूल जाते हैं। 2 डिग्री ये समझ में आ गया, इसको हमने क्या कहा था, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा था। अगर अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ आपको कि आपने ये लिया, 4 कार्बन ही है इसमें भी, इस चेन में भी 4 कार्बन ही है। ये कार्बन, ये जो चेन मैंने बनाई है, एक आइसो चेन बनाई है, और यहाँ पर मैंने Cl लगाया है। कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, 3 डिग्री को रिप्लेस किया है। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे इसको। IUPAC नेमिंग तो आप कर लेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर हो, सेम स्ट्रक्चर, ऐसे ही आइसो चेन हो, और यहाँ पर मैं Cl लगा दूं। अब इसको हम क्या कहेंगे, देखो आपको ये T दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है, आइसो चेन बन रही है, इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया, हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी, एन ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी, और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी, राइट। ये चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर आप 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो और आइसो चेन पर रिप्लेस कर रहे हो तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कह रहे हो, है ना। अगर आप नॉर्मल के अंदर 1 डिग्री को रिप्लेस कर रहे हो तो एन ब्यूटाइल कह रहे हो, नॉर्मल के अंदर 2 डिग्री को रिप्लेस कर रहे हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कह रहे हो, अगर आप आइसो के अंदर ही 3 डिग्री को रिप्लेस कर रहे हो तो टर्शियरी ब्यूटाइल कह रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा पेंटाइल भी साथ ही कवर कर लेते हैं, 5 कार्बन की चेन है, चलिए 1 2 3 4 5, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड कहेंगे ना, नॉर्मल चेन दिखाई दे रही है, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड कहेंगे, राइट। क्या किया है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहां पर रिप्लेस किया गया है। अब अगर इसी 5 कार्बन को सॉरी 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड हो गया, बोलो हो गया सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है। अब यहां पर अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि नियो पेंटाइल कैसे बनेगा, नियो पेंटाइल बनाने के लिए नियो में ये चेन होनी चाहिए कार्बन की, तो कभी भी 4th हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, कौन सी हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगी, इसे हम कहेंगे नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये नियो पेंटाइल क्लोराइड है, ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है। अभी मैंने आपको नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड भी बताया था, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखकर पहचान पा रहे हो, इसको देखकर पहचान पा रहे हो, 1 2 देख पा रहे हो, क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या है ये, हाँ जी, ये है विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, विनाइल क्लोराइड। विनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, विनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेमिंग क्या होगी, जल्दी से लिखें कमेंट बॉक्स में, IUPAC नेमिंग लिखें इसकी। भाई ये इथीन है ना, इथीन है। देखो कैसे पता चला, 2 कार्बन एथ, 2 कार्बन एथ, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, बॉन्ड को देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है इन लग जाएगा, पीछे का ई रहेगा एज सच इंटैक्ट, क्योंकि आगे तो हमें और कुछ लगाना नहीं है। क्लोरो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्लोरोइथीन, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरोइथीन इसका नाम होगा।
CH2Cl2 ये क्या है? एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं और 2 Cl जुड़े हुए हैं, और 2 Cl जुड़े हुए हैं। इसका जो कॉमन नेम है CH2 ग्रुप जो है, इसको हम कहते हैं मिथाइलीन। इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलीन। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइलीन क्लोराइड। मिथाइलीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा इसका? देखो, एक ही कार्बन पर दोनों चीजें, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो IUPAC नेमिंग जिनके कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, CHCl3 कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा बेटा? एक ही कार्बन पर 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसको हम? 1,1,1 ट्राइक्लोरो। आपको पता है मीथेन। अब आपने मीथेन बोला है, एक ही कार्बन है, तो 1,1 लगाने की भी जरूरत नहीं है। नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एराइल हैलाइड है, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या होता है? ये क्या है? इसको हम कहते हैं टॉलीन। बेंजीन के ऊपर जो CH3 प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं टॉलीन। और ये इस CH3 के ऑर्थो पर प्रेजेंट है ना बेटा। ये चीज तो आपको पता है मेरे बच्चे कि 1, 2 ऑर्थो होता है, 1 और 2 पोजीशन ऑर्थो होती है। इसको 1 कह रही हूँ, उसको 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2 या 1, 6 अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो। 1, 3 या 1, 5 है तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटा। और अगर 1, 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरा। तो ये इसके क्या है? ऑर्थो पर है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थो, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोक्लोरोटोलीन। ठीक है। अब इसका IUPAC नेम की जब हम बात करेंगे, इसकी IUPAC नेम की जब हम बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है? इसमें पहले नंबरिंग करेंगे रिंग के ऊपर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब ये ज्यादा अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो साइड चेन है। इस पर 1, इस पर 2, 3, 4, 5, 6। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका एक और नाम हो सकता है IUPAC। आपको वो कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से लिखकर भेजिए इसका दूसरा क्या नाम होने वाला है IUPAC नेम। राइट, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे कंपाउंड की तरफ जो है CH3CHCl2। ये क्या है? ये तो इजी पीजी सा है, इसका तो आप नेम लिख लोगे। चलिए बताएं इसका नाम क्या है? CH3CHCl2 है ना। कॉमन नेम क्या होगा इसका? ओके, अगला कंपाउंड भी CH2Cl CH2Cl है, यानी कि ये 2 कार्बन वाला है और ये भी 2 कार्बन वाला है। तो इनके कॉमन नेम सेम होंगे या डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। ये डाई हेलोजन कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर 2 Cl जुड़े हुए हैं। ये भी डाई हेलोजन कंपाउंड है, यहाँ पर भी 2 Cl जुड़े हुए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे दोनों Cl एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हैं, यहाँ पे दोनों Cl एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हैं, और यहाँ पर दोनों Cl अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। और जब दोनों हेलोजन एटम, ये डाई हेलोजन के लिए ही अप्लाई होती है ये चीज। डाई हेलोजन के केस में बोथ आर डाई हेलोजन, ये नोट भी कर लेंगे आप, अपने नोट्स बना लेंगे। नोट्स में ये चीज लिखनी है आपको। ये डाई हेलोजन है, दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं कि कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेमिंग क्या है। यहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब जो जेम है इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या होगा इसका कॉमन नेम? इथाइलिडीन क्लोराइड। जेम हैलाइड का कॉमन नेम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। और
जो आपका विसिनल है इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, और जेम का होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। आईयूपीएससी नेम भी दोनों के डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। आईयूपीएससी नेम बताएं इसका। आईयूपीएससी नेम यहाँ पे क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ पर क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन और 1,2 डाइक्लोरोइथेन। आईयूपीएससी नेम तो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? कॉमन नेम याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये डाई हेलोजन का कौन सा टाइप है। डाई हेलोजन का कौन सा टाइप? मतलब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, राइट? यानी कि क्या है वो? जेम है, और दोनों एडजेसेंट पे प्रेजेंट है, तो क्या है वो? विसिनल हैलाइड है। कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर स्टार लगा लेंगे बेटा। ये स्टार वाला एक क्वेश्चन था। ये दोनों हमने एक साथ सॉल्व कर लिए। अब हम 8th की बात करते हैं। 8th का क्या नाम है? कॉमन नेम बताएं इसका। प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल फ्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। और आईयूपीएससी नेम क्या होगा इसका? फ्लोरोप्रोपेन, 1-फ्लोरोप्रोपेन। क्या होगा बेटा? 1-फ्लोरोप्रोपेन। तो ये हमने छोटा सा रिकैप किया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। जो थोड़ा बहुत कॉमन नेम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया, और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर डिस्कस किया आईयूपीएससी नेमिंग को। क्योंकि जब हम CX बॉन्ड के नेचर की बात करते हैं तो बेटा ये जो बॉन्ड होता है ये नेचर में पोलर होता है। पोलर है, दूसरी चीज कोवेलेंट है, ये तो आपको मालूम है ना? तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और पोलर कोवेलेंट होते हैं। पोलर क्यों होते हैं ये? देखिए, जो कार्बन और X यानी कि हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ होता है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया यहाँ पर। ये क्या करेगा? अपनी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को, जो दोनों के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन्हें अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के अपने पास रख लेगा। तो इसीलिए इस X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि बॉन्ड के अंदर क्या आ जाती है? पोलैरिटी आ जाती है। इस पोलैरिटी की वजह से ही इसकी जो रिएक्टिविटी है, ये क्या होते हैं? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिव होते हैं। अब अगर जैसे एल्केन है, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था, अब कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती। दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड, हेंस दीज आर लेस रिएक्टिव। तो अगर मैं दोनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करूं तो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होंगे या हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होंगे? तो बेटा हेलो एल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो कैसा है? नेचर में पोलर है। पोलर होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? जल्दी टूट जाएगा। जिन रिश्तों में दरार पड़ जाती है वो जल्दी टूट जाती हैं, जहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के कारण इसकी क्या हो गई? रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब अगली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये फ्लोरीन के साथ भी हो सकता है, क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, और आयोडीन के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इस बेस पे इन बॉन्ड के नेचर भी अलग अलग होते हैं। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नीचे की तरफ जा रहे हो, आप ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। अरे भाई, आई का साइज बड़ा होगा ना, आई का साइज बड़ा है, उससे छोटा साइज Br का है, उससे छोटा साइज Cl का है, उससे छोटा साइज F का है। और कार्बन का साइज तो क्या है? सेम है, लेकिन इस एटम का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये इतना साइज है मान लो, दूसरे का इतना बड़ा साइज है, तीसरे का इतना बड़ा साइज है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी ना बेटा। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ ये होगी, इस वाले कार्बन का सेंटर पॉइंट ये, इसकी ये होगी, इस वाले जो बाहर वाला सर्कल इसका सेंटर पॉइंट इसकी ये होगी। तो आप देख रहे हो ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है व्हेन साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? CF की बॉन्ड लेंथ कम होती है CCl से, देन CBr से, और देन CI से। दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? CI की।
इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो सबसे जल्दी क्या होगा, यही टूटेगा, ये टूट जाएगा फटाफट, है ना, ये बॉन्ड वीक होगा। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या फिर किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी बाहर निकल जाती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्डर में, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा बेटा वो ये होने वाला है। क्यों होने वाला है ऐसा? CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों होगी? साइज छोटा है, दोनों बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है। एक छोटी लकड़ी का पीस ले रहे हो, एक बड़ी लकड़ी का पीस ले रहे हो, किसको तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली बड़ी वाली लकड़ी को तोड़ना आसान है। बॉन्ड लेंथ आप ऐसे समझ सकते हो, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कम फोर्स में टूट जा रही है, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, देन कार्बन की Cl के साथ, देन कार्बन Br बॉन्ड की, देन कार्बन I बॉन्ड की। तो ये हमने बात करी बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड लेंथ की। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, ये भी पढ़ा है आपने। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। अब अगली चीज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो होने वाला है आपका डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? भाई जो कंपाउंड पोलर नेचर रखता है, जो कंपाउंड पोलर नेचर रखता है, तो उसके जो हर एक एटम है, हर एक जो बॉन्ड है, उसके अंदर अगर पोलैरिटी है तो पूरे कंपाउंड के अंदर भी पोलैरिटी आ जाती है। उसको हम एक चीज से मेजर करते हैं, एक यूनिट से मेजर करते हैं, जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिफाइन करते हैं और जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं Q इंटू डी से, वेयर Q इज अ चार्ज एंड D इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर एटम पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसी बॉन्ड को कंपेयर कर रही हूँ, तो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर हो गया। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? CI की। इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डोमिनेट करती है डाइपोल मूवमेंट के अंदर, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही गवर्न करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ही आता है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए CF का सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, देन CCl का, देन CBr का, और देन CI का। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना आपने पढ़ा, जितना आपको समझ में आता है, आपको ये ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर है CCl, देन CF, देन CBr, देन CI। दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। एक्सेप्शन है, CCl आगे जंप कर जाता है, क्योंकि CCl में बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए फ्लोरीन की मैक्सिमम है, I की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या होगा इस केस में? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी है, और साथ में क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी फ्लोरीन से ज्यादा है। फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है, तो वहां पर रिपल्शन हो जाता है। इसकी वजह से CCl क्या हो जाता है? इस मैच में जीत जाता है। और जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होगा वो होगा CCl का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन के साथ CF का, देन CBr का, और देन CI बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट। तो ये हमने क्या बात करी? डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट किस किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, और साथ में क्या डिपेंड कर रहा है? दोनों एटम के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या क्या बात करी? बॉन्ड लेंथ की बात करी, बॉन्ड एनर्जी की बात करी, और डाइपोल मूवमेंट की बात की है, राइट। ये क्लियर हो गया? तो आज हमने बेटा, आज का जो भी हमारा वीडियो था, अगर मैं उसे समराइज करूं तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है एल्काइल हैलाइड का, यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि कितने टाइप के वो होते हैं।
हमने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को रिवाइज किया, अपने नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। और तीसरी बात, हमने जो आपका एल्काइल हैलाइड है, जो हेलो एल्केन्स हैं, उनके बॉन्ड की नेचर को देखा कि जो इनकी नेचर होती है वो कैसी होती है, पोलर होती है। और इनकी जो रिएक्टिविटी एल्केन से ज़्यादा है वो किस वजह से है, क्योंकि बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।